बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कोलाइडी विलयन को हम कैसे शुद्ध करते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। उसके बाद का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडी विलयनों के गुण। कोलाइडी विलयन निम्न गुणों को प्रदर्शित करता है। पहला है अणुसंख्य गुण। अणुसंख्य गुणधर्म ये क्या चीज होती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलाइडी कण वास्तविक विलयनों की तरह अणुसंख्य गुण जैसे वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब प्रदर्शित करते हैं। लेकिन वास्तविक विलयनों की तुलना में कोलाइडी विलयनों में अणुसंख्य गुणों के परिमाण कम होते हैं, क्योंकि कोलाइडी कण संगुणित अवस्था में होते हैं और अणुओं की संख्या कम होती है। तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं। किसी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं? तो किसी विलयन के वे गुण जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या, कणों से मतलब है अणु हो, परमाणु हो, आयन हो, ठीक है। तो किसी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म वे गुणधर्म होते हैं जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं। उनको हम अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। जो वास्तविक विलयन होते हैं वे तो अणुसंख्य गुणधर्म प्रदर्शित ही करते हैं। साथ ही साथ जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो भी अणुसंख्य गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। लेकिन वास्तविक विलयन की तुलना में जो कोलाइडी विलयन होते हैं वे कम अणुसंख्य गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं वो आपस में जुड़कर संगुणित अवस्था में होते हैं, एसोसिएटेड फॉर्म में होते हैं। इस वजह से कोलाइडी विलयनों में कणों की संख्या कम होती है। कणों की संख्या कम होगी तो अणुसंख्य गुणधर्म वे कम प्रदर्शित करेंगे। अणुधर्म गुण होते कौन कौन से हैं? वाष्प दाब में अवनमन, यह आपको सब विलयन वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, ये सब अणुसंख्य गुणधर्म हैं और कोलाइडी विलयन इन अणुसंख्य गुणधर्मों को प्रदर्शित करते हैं। अगला आ जाता है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव प्रकाशिक गुण है। अब टिंडल प्रभाव क्या होता है? जब प्रकाश की एक किरण पुंज को हम किसी वास्तविक विलयन से, वास्तविक विलयन का एग्जाम्पल कौन है? जैसे मान लो एक गिलास हमने पानी लिया, उसमें 1 चम्मच शक्कर डाल दी और घोल दिया, तो जो विलयन हमको मिलेगा वो वास्तविक विलयन होगा। तो जब प्रकाश की किरण पुंज यानी कि एक प्रकाश की किरण जो है हम वास्तविक विलयन से प्रवाहित करते हैं तो विलयन में से किरण पुंज का मार्ग प्रदीप्त नहीं होता, मतलब दिखाई नहीं देता है। जब प्रकाश की एक तेज किरण पुंज वास्तविक विलयन से होकर गुजरती है तो विलयन में से जो किरण का मार्ग है वो हमको दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब प्रकाश की एक किरण पुंज किसी कोलाइडी विलयन से होकर गुजरती है तो विलयन में किरण पुंज का मार्ग हमको दिखाई देता है, प्रदीप्त हो जाता है, चमकने लगता है और अंधेरे में एक चमकीला कोण दिखाई देता है, जिसे टिंडल कोण कहते हैं। और यह प्रभाव क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। बहुत आसान टिंडल प्रभाव है। जब प्रकाश की एक तेज किरण पुंज हम वास्तविक विलयन से प्रवाहित करते हैं तो विलयन में किरण पुंज का मार्ग हमको दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब प्रकाश की किरण पुंज कोलाइडी विलयन से होकर प्रवाहित की जाती है तो विलयन में किरण पुंज का मार्ग प्रदीप्त हो जाता है, चमकने लगता है, हमको दिखाई देता है और हमें एक चमकीला कोण दिखाई देता है। इसी चमकीले कोण को हम टिंडल कोण कहते हैं और यह प्रभाव क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव का कारण क्या है? टिंडल प्रभाव का कारण यह है कि जो कोलाइडी कण होते हैं वे प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, प्रकाश को फैलाते हैं। तो जब कोलाइडी कणों के ऊपर प्रकाश पड़ता है तो वो प्रकाश का क्या करता है? प्रकीर्णन करता है। इसी वजह से प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। जैसे ये डायग्राम है, ये एक लेंस है और ये प्रकाश का स्रोत है। इस लेंस की सहायता से और इसमें इस बर्तन में क्या भरा हुआ है? कोलाइडी विलयन भरा हुआ है।
तो इस लेंस की मदद से जब प्रकाश हम कोलाइडी विलयन के ऊपर डालते हैं तो हमको ये तिकोना चमकीला कोन दिखाई देगा। ये जो तिकोना दिखा हुआ है कोन के आकार का, ये टिंडल कोन हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये मान लेते हैं ये कोलाइडी कण है और वो प्रकाश का क्या कर रहे हैं? प्रकाश का प्रतिकीर्ण कर रहा है। देखो प्रकाश क्या हो रहा है? फैल रहा है। ये सूक्ष्मदर्शी लगी हुई है। सूक्ष्मदर्शी काहे की लगी? टिंडल कोन को देखने के लिए। तो ये टिंडल प्रभाव है। ठीक है, बहुत ही आसान है। टिंडल प्रभाव के बहुत से एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, जैसे अंधेरे कमरे में जब रोशनदान से अंधेरे कमरे में प्रकाश आ रहा होता है तो प्रकाश का मार्ग हमको दिखाई देता है। इसी तरीके से आसमान तथा समुद्र जल का नीला रंग, आसमान का रंग हमको कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। समुद्र का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। उल्का पिंड की पूंछ का दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना आदि सब टिंडल प्रभाव के अन्य उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये टिंडल प्रभाव समझ में आ गया। फिर उसके बाद है ब्राउनी गति। अच्छा, ये जो टिंडल प्रभाव है ये कोलाइडी विलयनों का प्रकाशिक गुण है। कैसा गुण है? प्रकाशिक गुण। क्यों? क्योंकि कोलाइडी कण जो होते हैं वो प्रकाश का प्रतिकीर्ण करते हैं, प्रकाश को फैलाते हैं। फिर उसके बाद ब्राउनी गति है। कोलाइडी विलयनों को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर पता चलता है कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण लगातार टेढ़े मेढ़े जिगजैग ढंग से सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं। अगर हम कोलाइडी विलयनों को सूक्ष्मदर्शी से देखें तो हमको क्या लगेगा कि जो कोलाइडी कण हैं वो टेढ़े मेढ़े इस तरह से अनियमित गति जिगजैग मोशन करते रहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। अब कोलाइडी कणों की निरंतर और तीव्र अनियमित गति ब्राउनी गति कहलाती है। इसकी खोज किसने की थी? 1827 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, तो ब्राउनी गति क्या है? कोलाइडी कण जो होते हैं, कोलाइडी कण विलयन में लगातार टेढ़े मेढ़े गति सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं, उसी को हम ब्राउनी गति कहते हैं। फिर ब्राउनी गति का कारण क्या है? परिक्षेपण माध्यम के कण गति करते हुए सभी दिशाओं से कोलाइडी कणों को टक्कर मारते रहते हैं, जिससे कोलाइडी कणों में गति आ जाती है और कोलाइडी कण जिगजैग गति करते रहते हैं। जो परिक्षेपण माध्यम के जो कण होते हैं वो क्या करते हैं? वे कोलाइडी कणों को, परिक्षेपण माध्यम के कण कोलाइडी कणों को सभी दिशाओं से लगातार टक्कर मारते रहते हैं। जब लगातार टक्कर मारते रहते हैं तो क्या होता है? उन कोलाइडी कणों में गति आ जाती है और इस गति से ही वो टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गति करते रहते हैं। अब कोलाइडी कणों का जो स्थायित्व है वो कोलाइडी कणों की ब्राउनी गति और कोलाइडी कणों के आवेश के कारण होता है। कोलाइडी विलयन की जो स्थायित्व है, कोलाइडी विलयनों का जो स्थायित्व है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? ब्राउनी गति के ऊपर निर्भर करता है और कोलाइडी कणों के ऊपर जो आवेश होता है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये तो ब्राउनी गति हो गई। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद आ जाता है कोलाइडी कणों पर आवेश। कोलाइडी कणों के ऊपर आवेश कैसे होता है? कोलाइडी कण विद्युत आवेशित कण होते हैं। किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित सभी कोलाइडी कणों पर समान विद्युत आवेश होता है। समान विद्युत आवेश होने की वजह से कोलाइडी कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहते हैं। कोलाइडी कणों का विद्युत आवेश और ब्राउनी गति कोलाइडी विलयन को स्थायित्व प्रदान करता है। कोलाइडी कण विद्युत आवेशित होते हैं लेकिन कोलाइडी विलयन विद्युत उदासीन होता है। तो कोलाइडी कणों के ऊपर कैसा आवेश होता है? किसी भी कोलाइडी विलयन में जितने भी कण होंगे उनके ऊपर समान आवेश होगा। एक कोलाइड में जितने भी कोलाइडी कण होंगे सभी कोलाइडी कणों के ऊपर कैसा आवेश होगा? समान आवेश होगा। और इसी समान आवेश वजह से वो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करते रहते हैं। ठीक है, तो कोलाइडी कणों का आवेश और ब्राउनी गति कोलाइडी विलयनों को क्या करती है? स्थायित्व प्रदान करती है। अच्छा, कोलाइडी कण तो आवेशित होते हैं, कोलाइडी कण तो आवेशित होते हैं, लेकिन पूरा का पूरा जो कोलाइडी विलयन होता है वो कैसा होता है? वो विद्युत उदासीन होता है। कैसे यह संभव है? कोलाइडी कणों में विलयन से किसी विशेष आयन को अपने पृष्ठ पर अधिशोषित करने की प्रवृत्ति होती है। सामान्यतः एक कोलाइडी कण उस आयन को अधिशोषित करता है जो विलयन में अधिकता में हो और उसके जालक के समान हो। इस प्रकार धन आयनों या ऋण आयनों को कोलाइडी कण अपने पृष्ठ पर अधिशोषित करके कोलाइडी कण धनावेशित या ऋणावेशित हो जाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई कोलाइडी विलयन इसमें भरा हुआ है। ठीक है, इसमें ये जो है कण हैं, ये कोलाइडी पार्टिकल्स हैं, ये सब कोलाइडी पार्टिकल्स हैं।
तो इसमें जितने भी कोलाइडी कण होंगे सबके ऊपर मान लेते हैं धनावेश है। सबके ऊपर कैसा आवेश है? धन आवेश है। सभी के ऊपर धन आवेश है। जितने भी कोलाइडी पार्टिकल्स हैं सभी के ऊपर धन आवेश है। और जब सभी कोलाइडी पार्टिकल्स के ऊपर धन आवेश हैं तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और इससे कोलाइडी विलयन का क्या होगा? स्थायित्व बढ़ता जाएगा। ठीक है। अब इन कोलाइडी विलयनों के ऊपर आवेश कैसे उत्पन्न होता है? जो कोलाइडी कण होते हैं वो विद्युत अपघट से, जो कोलाइडी कण होते हैं वो विलयन से अपने पृष्ठ के ऊपर किसी विशेष आयन को क्या करते हैं? अधिशोषित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अधिशोषित कर लेते हैं। सामान्यतः एक कोलाइडी कण उस आयन को अधिक अधिशोषित करता है जो विलयन अधिकता में होता है। जो आयन विलयन में अधिकता में मौजूद होगा और जिसकी संरचना कोलाइडी कणों की जालक के समान होगी, उस आयन को कोलाइडी कण अपने पृष्ठ पर अधिशोषित कर लेंगे और या तो धनावेशित हो जाएंगे या ऋणावेशित हो जाएंगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है पहला एग्जाम्पल दिया गया है फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड जल अपघटित होकर फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट बनाता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी कणों पर Fe++ आयन अधिशोषित हो जाते हैं और फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइडी कण धनावेशित हो जाता है। अब यहाँ पर देखो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन है। ये क्या करता है? Fe++ आयन को अपने सरफेस के ऊपर क्या कर लेगा? अधिशोषित कर लेगा और अधिशोषित करके धनावेशित कोलाइडी कण बन जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं जब KI विलयन में AgNO3 विलयन मिलाते हैं तो AgI का सॉल्ट बनता है। यदि KI विलयन अधिकता में, अब यहाँ पर KI क्या है? अधिकता में। KI विलयन कैसा है? अधिकता में। अगर KI विलयन अधिकता में है तो AgI के कोलाइडी कण I- को अपने अधिशोषित करके ऋणावेशित हो जाते हैं। देखो AgI का कोलाइडी कण है और ये I- इसके चारों ओर क्या हो जाएंगे? इकट्ठे हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे। तो हमको AgI का ऋणावेशित कोलाइडी विलयन मिल जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर AgNO3 अधिकता में है, अगर AgNO3 अधिकता में होगा तो क्या होगा? AgI के ऊपर Ag+ आयन चिपक जाएंगे और ये धनावेशित कोलाइडी। तो जो चीज अधिकता में होगी, जैसे यहाँ पर KI विलयन अधिकता में था, KI विलयन यहाँ पर अधिकता में था तो हमको ऋणावेशित AgI का सिल्वर आयोडाइड का ऋणावेशित कोलाइडी विलयन मिला। अब यहाँ पर अगर सिल्वर नाइट्रेट अगर अधिकता में होंगे तो हमको सिल्वर आयोडाइड का हमको कैसा मिलेगा? धनावेशित कोलाइडी विलयन मिलेगा। धनावेशित सिल्वर आयोडाइड का हमको धनावेशित कोलाइडी विलयन मिल जाएगा। कुछ यहाँ पर हम अब तक पढ़ रहे थे कि कोलाइडी कणों के ऊपर आवेश, ये हमने बताया था आपको। फिर उसके बाद आ जाते हैं धनावेशित सॉल्ट के ऊपर। अब धनावेशित सॉल्ट कौन कौन से हो जाते हैं? धात्विक हाइड्रोक्साइड जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी धनावेशित सॉल्ट हैं। क्षारीय रंजक जैसे मेथिलीन ब्लू, अम्लीय माध्यम में प्रोटीन जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्साइड जैसे TiO2 सॉल्ट, ये सब धनावेशित सॉल्ट हैं। ऋणावेशित सॉल्ट कौन से हो जाते हैं? धातु सॉल्ट जैसे कॉपर का, सिल्वर का, गोल्ड का सॉल्ट, धातु सल्फाइड जैसे As2S3, Sb2S3, CdS, ये सभी ऋणावेशित सॉल्ट हैं। अम्लीय रंजक जैसे इयोसिन, कॉन्गोरेट, स्टार्च, गोंद, जिलेटिन, मिट्टी, चारकोल आदि के सॉल्ट, ये सब ऋणावेशित सॉल्ट हैं। अब यहाँ पर एक चीज और आ जाती है, विद्युत बलगतिकी विभव अथवा जीटा विभव। अब ये जीटा विभव क्या होता है? कोलाइडी कणों पर अधिशोषित आयन स्थायी परत बनाते हैं। ये अधिशोषित आयन विपरीत आवेशित आयन को आकर्षित करके विसरित परत बना लेती है। इस प्रकार एक विद्युतीय द्विस्तर बन जाता है, जिसे हेल्महोल्ट्ज द्विस्तर कहते हैं। और इन दो स्तरों के बीच उत्पन्न होने वाले विभव को जीटा विभव कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये AgI है, ये AgI का कोलाइडी कण था। इस AgI के कोलाइडी कण ने, देखो जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं कि AgI का कोलाइडी कण है, ठीक है। अब इसमें AgNO3 की अधिकता थी। किसकी अधिकता थी? AgNO3 की अधिकता थी। AgNO3 टूटकर क्या देगा? Ag+ आयन देगा और क्या देगा? NO3- आयन देगा। अब AgI ये कोलाइडी कण है। इस कोलाइडी कण में हमने AgNO3 मिला दिया। हम मान लेते हैं कि AgNO3 अधिकता में है, तो जब AgNO3 अधिकता में होगा तो ये क्या होगा? ये Ag+ से रिएक्शन कर, ये Ag+
AgI के ऊपर इस तरह से क्या हो जाएगा, अधिशोषित हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर बना रहे हैं AgI और ये AgI का कण है और इसके ऊपर Ag+ के कण क्या हो गए, अधिशोषित हो गए। Ag+ के कण इसके ऊपर इस तरह से अधिशोषित हो जाएंगे। ठीक है, और ये कोलाइडिक पार्टिकल कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। ये कोलाइडिक पार्टिकल कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो NO3- था, ये वाला आयन भी इसके ऊपर क्या हो जाता है, इससे आकर्षित हो जाता है। NO3- आयन क्या हो जाता है, इस Ag+ के ऊपर क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज, ये आकर्षित हो जाएगा। इसी तरीके से NO3- आयन यहाँ भी, इसी तरीके से NO3- आयन यहाँ भी, NO3- आयन यहाँ भी और NO3- आयन यहाँ भी। तो हम देख रहे हैं कि एक ये पॉजिटिव लेयर बन गई और दूसरी ये जो है धनात्मक लेयर बन गई। ये ऋणात्मक बन गई और ये धनात्मक बन गई। ठीक है, तो दो लेयर बन जाती हैं आवेश की, और इन दोनों लेयरों के बीच में जो विभव उत्पन्न होगा उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम बोलेंगे जीटा विभव। ठीक है, तो ये से यहां पर है ये AgI का कोलाइडिक कण, उसके ऊपर Ag की एक परत बनी, फिर उसके ऊपर NO3- आयन इसके ऊपर चिपक गए और उन्होंने क्या बना लिया, एक ये स्थायी परत बन गई और दूसरी ये कैसी है, विसरित परत है। विसरित परत का मतलब क्या, मतलब ये परमानेंट नहीं है। NO3 वाली जो परत है ये परमानेंट नहीं है, ये एक दूसरे के ऊपर क्या फिसलती रहेगी। Ag+ आयनों के ऊपर ये NO3- आयन क्या होंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, फिसलते रहेंगे। ठीक है, तो ये स्थायी परत है और ये कैसी हो जाएगी, विसरित परत हो जाएगी। अब यहां पर बात आ जाती है एक नेक्स्ट टॉपिक की, विद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये क्या चीज है, बहुत ही आसान है ये भी। कोलाइडी विलयन को विद्युत क्षेत्र में रखने पर कोलाइडी कण कैथोड या एनोड की ओर गति करते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों की गति विद्युत कण संचलन कहलाती है। कोलाइडी कणों की कैथोड की ओर गति धन कण संचलन और एनोड की ओर गति ऋण कण संचलन कहलाती है। तो आपको मालूम है कि कोलाइडी कणों के ऊपर या तो प्लस चार्ज होगा या तो माइनस चार्ज होगा। कोलाइडी कणों के ऊपर सभी जितने भी कण होंगे सभी कणों के ऊपर या तो प्लस चार्ज होगा या सभी कणों के ऊपर कैसा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से ये जो कोलाइडी कण हैं ये गति करने लगते हैं। तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गति करना ही विद्युत कण संचलन कहलाता है। अगर कैथोड की ओर गति करें कोलाइडी कणों की, कैथोड की ओर, कैथोड के ऊपर कैसा चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होता है। कैथोड की तरफ कौन जाएगा, कौन कण जाएंगे, धनावेशित कण जाएंगे। तो अगर कैथोड कणों की, कोलाइडी कणों की कैथोड की ओर गति हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, धन कण संचलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, धन कण संचलन बोलेंगे। और अगर एनोड की ओर गति हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऋण कण संचलन बोलेंगे। जैसे ये डायग्राम है, ये डायग्राम में देखो ये यूट्यूब की नली है और यूट्यूब यू के आकार की नली है। इसमें एक तरफ कैथोड लगा हुआ है, दूसरी तरफ एनोड लगा हुआ है। ठीक है, और ये जो कोलाइडर पार्टिकल्स है इसमें क्या भरा हुआ है, कोलाइडी विलयन भरा हुआ है। ठीक है, अब जब इसमें हम कोलाइडी विलयन भर देंगे, अब मान लेते हैं ये कोलाइडी विलयन कैसा है, ऋण आवेशित है। कोलाइडी विलयन कैसा है, ऋण आवेशित है। और जब हम प्लस और माइनस के बीच में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, जो ऋण वाले कण हैं, जो ऋण आवेशित कोलाइडी पार्टिकल्स हैं वो एनोड के ऊपर कैसा चार्ज होता है, प्लस का चार्ज होता है। तो ऋण आवेशित कोलाइडी कण जो है वो एनोड की ओर गति करने लगेंगे। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलेंगे। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों की गति विद्युत कण संचलन कहलाती है। तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया। फिर उसके बाद आ जाते हैं, अगला टॉपिक है स्कंदन या अवक्षेपण। स्कंदन या अवक्षेपण क्या चीज है, ध्रुव विरोधी कोलाइड का स्थायित्व ध्रुव विरोधी कोलाइडों के स्थायित्व का कारण उनके कणों पर उपस्थित आवेश होता है। यदि किसी भी प्रकार से आवेश को हटा दिया जाए तो कोलाइडी कण पास आकर नीचे बैठ जाते हैं। कोलाइडी कणों का नीचे बैठ जाना स्कंदन या अवक्षेपण कहलाता है। ध्रुव विरोधी कोलाइडों का स्कंदन निम्न विधियों द्वारा किया जा सकता है। अब हमको मालूम है कि जो ध्रुव विरोधी कोलाइड होते हैं, ध्रुव विरोधी कोलाइडों के ऊपर आवेश होता है। जैसे मान लेते हैं ये धनावेशित कोलाइड है और सभी कोलाइडी कण हैं, सभी के ऊपर कैसा आवेश है, प्लस का चार्ज है। सभी के ऊपर कैसा चार्ज है, प्लस का चार्ज है। तो जब ये प्लस का चार्ज होगा तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने की वजह से क्या होगी, इनमें ब्राउनी गति होगी और ये पूरे कोलाइडी विलयन में जितना स्पेस होगा उसमें इधर उधर भागते रहेंगे और इनका स्थायित्व बना रहेगा। अगर हम किसी तरीके से क्या करें कि इनका जो आवेश है
जैसे इनके ऊपर प्लस का चार्ज था, इनके ऊपर जो आवेश है वो खत्म कर दें। कोलाइडी कणों का जो आवेश है वो किसी तरह से अगर हम खत्म कर दें तो क्या होगा, ये कणों के ऊपर कोई आवेश नहीं रह जाएगा, इन कणों के ऊपर कोई आवेश नहीं रह जाएगा। और जब कोई आवेश नहीं रह जाएगा तो ये नीचे आकर इस तरह से आकर बैठ जाएंगे। इनके ऊपर जब कोई आवेश नहीं रह जाएगा तो ये नीचे आकर इस तरह से बैठ जाएंगे। तो कोलाइडी कणों का नीचे बैठ जाना, कोलाइडी कणों का नीचे बैठ जाना ही क्या कहलाता है, स्कंदन या अवक्षेपण कहलाता है। ठीक है, अब अवक्षेपण की कई विधियां हैं, अवक्षेपण की कई विधियां हैं। इसमें पहली है विद्युत कण संचलन। अवक्षेपण की या स्कंदन की पहली विधि कौन सी है, किस तरह से हम अवक्षेपण कर सकते हैं, पहली विधि कौन सी है, विद्युत कण संचलन। इसमें कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर जाकर उदासीन हो जाते हैं और उनका अवक्षेपण हो जाता है। विद्युत कण संचलन में हमने क्या पढ़ा था कि जो कोलाइडी कण होते हैं वो विपरीत आवेशित प्लेट पर अपने आवेश को खो देंगे और क्या हो जाएंगे, उनका आवेश खत्म हो जाएगा। तो एक तरीका ये है विद्युत कण संचलन, विद्युत कण संचलन के द्वारा हम स्कंदन कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है दो विपरीत आवेशित साल को मिलाकर, दो विपरीत आवेशित साल को हम मिला दें। जब दो विपरीत आवेशित साल को बराबर अनुपात में मिलाया जाता है तो आवेश उदासीन हो जाता है। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव साल तथा आर्सेनस सल्फाइड निगेटिव साल को मिलाने पर दोनों साल आंशिक या पूरी तरह से अवक्षेपित हो जाते हैं। इसे परस्पर स्कंदन या म्यूचुअल कैगुलेशन बोलते हैं। तो यह भी बहुत आसान है। दो विपरीत आवेशित साल, मान लो एक हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड ले लिया जो धनावेशित साल है, दूसरा हमने कौन सा साल ले लिया, आर्सेनस सल्फाइड का ले लिया जो निगेटिव साल है। दोनों को मिला दें, दो विपरीत आवेशित सालों को आपस में मिला देंगे तो क्या होगा, एक साल दूसरे साल को क्या करेगा, स्कंदन कर देता, स्कंदित कर देगा पूरी तरीके से या आंशिक रूप से थोड़ा बहुत करेगा या पूरी तरीके से उसको स्कंदित कर देगा और वो क्या हो जाएंगे, अवक्षेपित हो जाएंगे। इसे हम क्या बोलते हैं, परस्पर स्कंदन, म्यूचुअल कैगुलेशन बोलते हैं। तीसरा तरीका क्या है, उबालने से। जब किसी साल को उबाला जाता है तो अधोशोषित परत बिगड़ जाती है, इससे कणों पर आवेश घट जाता है और अवक्षेपण हो जाता है। अब हमने आपको पढ़ाया था भौतिक अधिशोषण में, भौतिक अधिशोषण में हमने बताया था कि ताप टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो वांडर वाल्स बल होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं और जो कण उनके ऊपर अधिशोषित हुए थे, जिन्होंने उन कोलाइडी कणों को आवेश दिया था, वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जब आवेश खत्म हो जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, आपस में मिलकर नीचे बैठ जाएंगे। तीसरा है सतत अपोहन। लंबे समय तक अपोहन करने से साल में उपस्थित विद्युत अपघट निकल जाते हैं तथा कोलाइड अस्थायी होकर अवक्षेपित हो जाते हैं। देखो, कोलाइडी विलयन में जो विद्युत अपघट की जो कम मात्रा होती है वो कोलाइडी विलयनों को स्थायित्व प्रदान करती है, लेकिन कोलाइडी विलयन में अगर विद्युत अपघट की अधिक मात्रा है तो वो उसको हम दूर करने के लिए अपोहन करते हैं। तो अगर अपोहन हम लंबे समय तक कर रहे हैं तो जो उसमें विद्युत अपघट की आवश्यक मात्रा थी वो भी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। और वो भी जब निकल जाएगी तो क्या होगा, कोलाइडी कण पास आकर क्या हो जाएंगे, अवक्षेपित हो जाएंगे। पांचवा है विद्युत अपघट मिलाने से। जब किसी विद्युत अपघट को कोलाइडी विलयन में अधिकता में मिलाया जाता है तो कोलाइडी कण अवक्षेपित हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आवेश से विपरीत आवेश ग्रहण कर लेते हैं, जिससे वे उदासीन होकर स्कंदित हो जाते हैं। विद्युत अपघट्य मिलाने पर पांचवा है स्कंदन करने का तरीका क्या है, विद्युत अपघट्य मिलाने पर। जब किसी विद्युत अपघट्य को कोलाइडी विलयन में मिलाया जाता है तो अधिकता में मिलाया जाता है तो कोलाइडी कण अवक्षेपित हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वे अपने आवेश से विपरीत आवेश ग्रहण कर लेते हैं और उदासीन होकर स्कंदित हो जाते हैं। जैसे आर्सेनस सल्फाइड है, आर्सेनस सल्फाइड के कोलाइडी विलयन में जब हम बेरियम क्लोराइड का विलयन मिलाते हैं तो आर्सेनस सल्फाइड के कोलाइडी कण बेरियम आयन द्वारा उदासीन हो जाते हैं और पास आकर आर्सेनस सल्फाइड का अवक्षेप बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ऋण आवेशित आर्सेनस सल्फाइड का ये कण है। जब हम बेरियम क्लोराइड इसमें डालेंगे तो Ba++ आयन इसके चारों ओर क्या हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे और ये उदासीन कण बन जाएंगे। जब उदासीन हो जाएंगे तो ये पास आकर अवक्षेपित हो जाएंगे। ठीक है, तो जो आयन कोलाइडी कणों के आवेश को उदासीन कर देते हैं उनको हम उर्ली या उर्वरक आयन बोलते हैं, कैगुलेटिंग आयन बोलते हैं। अब हार्डी-सुल्जे का नियम, हार्डी-सुल्जे का नियम क्या है, द्रव विरोधी कोलाइड में विद्युत अपघट्य मिलाने पर होने वाले स्कंदन की व्याख्या करने के लिए हार्डी-सुल्जे का नियम दिया गया। पहला इसमें क्या, बहुत ही आसान है भाई, बहुत ही कॉमन सी चीज है कि कोलाइडी विलयन अगर पॉजिटिव है तो उसको उदासीन करने के लिए कौन से आयन होने चाहिए, निगेटिव आयन होने चाहिए।
कोलाइडी विलयन, अगर कोलाइडी विलयन के कण अगर जो है निगेटिव चार्ज हैं तो उनको उदासीन करने के लिए धन आयन चाहिए, यही पहला नियम है। ठीक है, तो किसी कोलाइडी विलयन का स्कंदन करने में वह आयन प्रभावी होता है जिसका आवेश कोलाइडी कणों के आवेश के विपरीत होता है। जैसे मान लेते हैं धनावेशित कोलाइडी विलयन हाइड्रोक्साइड सॉल्ट है, उसको उदासीन करने के लिए हमको क्या चाहिए, Cl माइनस Br माइनस SO4 PO4, जितने भी ऋण आवेशित आयन हैं वही प्रभावी होंगे। और अगर कोई ऋण आवेशित सॉल्ट है जैसे सल्फाइड सॉल्ट, तो इसको उदासीन करने के लिए, इसको स्कंदित करने के लिए हमको क्या चाहिए, धन आयन चाहिए, जैसे Na+ आयन, Ba++ आयन, Al++ आयन। दूसरी बात हार्डी-सुल्ज़र नियम में क्या है, आयनों की स्कंदन क्षमता आयन की संयोजकता बढ़ने के साथ बढ़ती है। जितनी ज्यादा उसकी संयोजकता होगी उतनी ही ज्यादा उसकी स्कंदन क्षमता होगी। जैसे यहाँ पर देख लो, ऋण आवेशित सॉल्ट, ऋण आवेशित कोई कोलाइडी विलयन ऋण आवेशित है तो उसको उदासीन करने के लिए क्या चाहिए, धन आयन चाहिए। जितनी ज्यादा उसकी संयोजकता होगी उतना ही ज्यादा वो प्रभावी होगा। जैसे Na+ आयन इज लेस देन Mg++ आयन, Mg++ आयन इज लेस देन Al++ आयन। ठीक है, तो इसकी संयोजकता 1 है, इस वजह से इसकी जो है स्कंदन करने की क्षमता सबसे कम होगी, और इसकी संयोजकता +3 है तो इसकी स्कंदित करने की क्षमता सबसे ज्यादा होगी। इसी तरीके से जो धनावेशित सॉल्ट हैं, अगर धनावेशित सॉल्ट हैं तो उनको कौन स्कंदित करेगा, ऋण आवेशित सॉल्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, Cl- सबसे कम स्कंदन क्षमता Cl- की होगी, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, इसकी संयोजकता केवल 1 है। और FeCN6 इसकी देखो कितनी है, 4 -4, तो FeCN6 इसकी स्कंदन क्षमता सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इसकी संयोजकता सबसे ज्यादा है। इसकी स्कंदन क्षमता सबसे कम होगी क्योंकि इसकी संयोजकता 1 है। तो ये हार्डी-सुल्ज़र का नियम है, बहुत ही आसान है, आप लोग इसको आसानी से देख लीजिएगा।